गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर 406 का यूनिट 4 प्लाज्मा फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने मैटर के तीन ही स्टेट्स देखे थे। यू न्यू ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन दिस यूनिट विल स्टडी द 4th स्टेट ऑफ मैटर। चौथा स्टेट ऑफ मैटर क्या है? प्लाज्मा। Plasma is an ionized state of matter in solid, liquid और gaseous form. Plasma क्या है? Simply matter का ionized state. और प्लाज्मा सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म, तीनों फॉर्म में हो सकता है। बट सबसे ज़्यादा स्टडी हम लोग गैसियस प्लाज्मा को करते हैं। ऑर्डिनरी गैस में कैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं, वैसे ही प्लाज्मा कंटेन्स मोस्टली चार्ज पार्टिकल्स एंड पार्टली न्यूट्रल पार्टिकल्स। ऑर्डिनरी गैस में क्या होता है? एटम्स के न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन प्लाज्मा में क्या होता है? मोस्टली प्लाज्मा इज कंटेन्ड ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। मोस्टली चार्ज पार्टिकल और पार्टली थोड़े कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं। On the whole, plasma is electrically neutral. Plasma contains charged particles. Plasma में इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, ऐसे चार्ज पार्टिकल्स तो है, लेकिन ऑन द होल वो न्यूट्रल है, क्योंकि सारे जो पार्टिकल्स हैं उन सारे प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस सब है, लेकिन उन सबको साथ में मिलाओ तो उनका टोटल चार्ज 0 हो जाता है। सो प्लाज्मा इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इन प्लाज्मा आर कंप्लीटली फ्री टू मूव एंड हेंस गिव राइज टू करंट। अब इलेक्ट्रॉन और आयंस प्लाज्मा में जो है वो दे आर फ्री टू मूव, दे आर नॉट बाउंड, तो दे आर फ्री टू मूव। अब मूविंग चार्ज गिव राइज टू करंट, तो प्लाज्मा में हमें करंट मिलता है। The main contributors to which are however electrons, due to their light and fast nature, and the ions being slow mainly provide a neutralizing background. अब करंट इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दोनों के कारण है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का मास भी कम है और उनकी मोबिलिटी भी ज़्यादा है। दैट्स वाई दे कंट्रीब्यूट मोर टू करंट। वेरेस आयंस हैवी भी है इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में और स्लो भी मूव करते हैं, मोबिलिटी भी कम है। दैट्स वाई दे प्रोवाइड अ न्यूट्रलाइजिंग बैकग्राउंड। मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ करंट कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। Thus, although plasma is electrically neutral, it is electrically conducting. प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हुए भी, प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हुए भी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग है, बिकॉज इट गिव्स राइज टू करंट। So plasma can be thought of as a electrically neutral conductor capable of interacting with electric and magnetic field. अब करंट है तो करंट है प्लाज्मा में, तो इट विल इंटरेक्ट विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग प्लाज्मा के बारे में कैसे सोच सकते हैं? प्लाज्मा एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। Now the basic difference between neutral gas and plasma arises due to the entirely different character of interparticle forces between them. अब न्यूट्रल गैस और प्लाज्मा के बीच में डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? The difference comes from the interparticle forces between them. मतलब न्यूट्रल गैस के पार्टिकल के बीच कौन से फोर्सेस है? और वो वैन डर वाल्स टाइप के हैं, और प्लाज्मा पार्टिकल के बीच के कौन से फोर्सेस है? कूलम्ब टाइप के। तो जो दो पार्टिकल के बीच फोर्सेस होते हैं उन्हें हम इंटर पार्टिकल फोर्सेस कहते हैं। तो
न्यूट्रल गैस और प्लाज्मा के बीच ये इंटर पार्टिकल फोर्सेस में फ़र्क है. In a neutral gas, this force is of van der Waals type, that is short range and strong. न्यूट्रल गैस में जो इंटर पार्टिकल है फोर्स है वो कौन सा है? वैन डर वाल्स. वैन डर वाल्स कैसे होते हैं? शॉर्ट रेंज और स्ट्रॉन्ग. वेरेज इन प्लाज्मा इंटर पार्टिकल फोर्स इज कूलम फोर्स, और कूलम फोर्स कैसा होता है? लॉन्ग रेंज एंड वीक. As a result, each particle of plasma can simultaneously interact in many ways with its innumerable immediate and distant neighbors. अब प्लाज्मा में आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच कौन सा फोर्स लगता है? कूलम. और कूलम फोर्स है लॉन्ग रेंज, विच मीन्स कि एक पार्टिकल जो है ना वो अपने नेबर के साथ तो इंटरेक्ट करेगा ही, अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ तो इंटरेक्ट करेगा ही, लेकिन अपने से काफ़ी डिस्टेंस दूर किसी और पार्टिकल से भी इंटरेक्ट कर पाएगा. क्यों? क्योंकि कूलम फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स है. मतलब ईच पार्टिकल कैन साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट इन मेनी वेज विथ दिस इमीडिएट एंड डिस्टेंट नेबर. मतलब बहुत दूर के पार्टिकल के साथ भी वो इंटरेक्ट कर पाएगा. Most matter, 99% of the matter in our universe is in plasma state. यूनिवर्स का 99% मैटर प्लाज्मा स्टेट में है. Some of the example are the sun, the stars, nebulae, Milky Way, etc. और अर्थ पे प्लाज्मा कहाँ पे देखने को मिलता है? अर्थ में आपको पता है आयोनोस्फियर. आयोनोस्फियर जो है दैट इज प्लाज्मा. देन लाइटनिंग is also a transient plasma. Then solar wind, solar flare, aurora. Then Van Allen radiation belt. अब ये Van Allen radiation belt क्या है? It is formed by electrons and protons trapped by Earth's magnetic field. अर्थ की अपनी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ट्रैप हो जाते हैं, और इन ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन से हमें वैन एलन रेडिएशन बेल्ट मिलती है. Some solids and liquids are also considered as plasma. For example, free electrons and holes in semiconductor constitute a plasma which exhibits the same type of oscillation and instabilities as gaseous plasma. अभी तक हमने गैशियस प्लाज्मा के एग्जाम्पल देखे. नाउ विल सी कि कुछ सॉलिड्स और लिक्विड्स भी प्लाज्मा की तरह कंसिडर किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल आप एक सॉलिड प्लाज्मा का एक सॉलिड प्लाज्मा का एक एग्जांपल लो. फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है ना सेमीकंडक्टर्स के, उनको हम प्लाज्मा की तरह कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि it exhibits the same type of oscillations and instabilities as a gaseous plasma. gaseous plasma में जैसे oscillations और instabilities होते हैं वैसे ही इसमें होते हैं. इसीलिए certain liquids like solutions of sodium and ammonia also behave like plasma. कुछ liquids जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड अमोनिया ये भी प्लाज्मा की तरह बिहेव करते हैं. Composition and characteristics of plasma. A plasma and an ordinary gas are fundamentally different with regard to temperature of their constituents. The average kinetic energy of neutral molecules or atoms in a gas is same and hence their temperature. प्लाज्मा और ऑर्डिनरी गैस का फंडामेंटल डिफरेंस कहाँ आता है? उनके पार्टिकल्स के टेम्परेचर में. अब नॉर्मल जो गैस है ऑर्डिनरी गैस, उसमें क्या होता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और सारे मॉलिक्यूल्स का सेम टेम्परेचर होता है, सेम टेम्परेचर, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो सबके सब सेम टेम्परेचर में है. ऑर्डिनरी गैस में जो सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसलिए सबके सब सेम टेम्परेचर पे हैं. Whereas the average kinetic energy of electrons, ions and neutral particles of plasma are generally different.
The average kinetic energy of electron is much greater than that of ions, and the latter may be greater than that of neutrals. Hence, it is quite interesting that a plasma is a mixture of constituents at different temperatures at the same time. अब हमने न्यूट्रल ऑर्डिनरी गैस का तो देख लिया कि सारे पार्टिकल्स जो है, सारे न्यूट्रल पार्टिकल्स की सेम काइनेटिक एनर्जी है, सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी है और सेम टेम्परेचर है सारे पार्टिकल्स का. पर प्लाज्मा में क्या है? प्लाज्मा में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयन्स हैं और न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं. तो प्लाज्मा में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन्स, which is in still greater than kinetic energy of neutral particle. तो इलेक्ट्रॉन, आयन और न्यूट्रल पार्टिकल तीनों की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है. मतलब कि इलेक्ट्रॉन, आयन और न्यूट्रल पार्टिकल तीनों के टेम्परेचर भी डिफरेंट होंगे. प्लाज्मा में different temperatures at the same time. Electrons, ions और neutral particles अलग अलग टेम्परेचर पे होंगे. सो फर्स्ट डिफरेंस इज दैट ऑर्डिनरी गैस में जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे, उन सब की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, सो टेम्परेचर सेम होता है. बट इन प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और न्यूट्रल पार्टिकल्स तीनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस होती है. दैट्स वाई उनके टेम्परेचर भी डिफरेंट होते हैं. An ordinary gas is a good insulator at normal temperature and pressure. On the other hand, plasma with sufficient degree of ionization can become a conductor with its conductivity like that of copper. Ordinary gas, normal temperature pressure में it's a good insulator. It does not conduct, but plasma is a can become a conductor with a conductivity like that of copper. मतलब high conductivity के वाला. Plasma can act as a conductor, ये हमने last article में देखा. Electric and magnetic fields do not affect an ordinary gas, while they are sole agents that control the behavior of plasma. Ordinary gas को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट नहीं करती, लेकिन प्लाज्मा के बिहेवियर को कंट्रोल करने वाले सोल एजेंट्स हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं. हमने ये चीज़ भी देखी कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्लाज्मा इज केपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हमने लास्ट आर्टिकल में देखा था. In an external magnetic field, plasma behaves like a diamagnetic substance. अगर आप प्लाज्मा को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा. अब प्लाज्मा strongly reacts with electromagnetic waves because it behaves like a dielectric medium with a high dielectric constant. अब प्लाज्मा जो है वो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की तरह बिहेव करता है. डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन काफ़ी हाई है. तो इस एप्सिलॉन के कारण, हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के कारण, इट रिएक्ट स्ट्रांगली विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एज अ होल प्लाज्मा इज क्वासी न्यूट्रल. क्वासी न्यूट्रल मतलब क्या? क्वासी न्यूट्रल मतलब दैट इट इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल. बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है बट ऑलमोस्ट न्यूट्रल है. न्यूट्रल कब होगा? जब नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगभग सेम होंगे. नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी प्लाज्मा में लगभग सिमिलर होंगे तो वो क्वासी न्यूट्रल कहलाएगा. That is almost neutral, which means that there cannot be any significant excess positive charge or negative charge accumulated at any point on it.
इसका मतलब कि किसी भी पॉइंट पे ना तो एक्सेस, ना तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ना तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो ये मैंने लिखा है Ni इज़ नियरली इक्वल टू Ni। Ni और Ni क्या है? Ni इज़ द नंबर डेंसिटी ऑफ आयंस एंड Ne इज़ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। When a particle of a gas or a plasma happens to come near another particle, the magnitude or direction of their velocities and sometimes even their internal energies may change. It is then said that a collision has taken place. अब collision क्या होता है? जब किसी गैस या प्लाज्मा का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास आता है, देन दूसरे पार्टिकल के पास आता है, तो क्या होता है? दैट उस पार्टिकल की समटाइम्स डायरेक्शन या समटाइम्स इंटरनल एनर्जी, डायरेक्शन, वेलोसिटी या फिर इंटरनल एनर्जीज चेंज हो जाती हैं। सो इसको हम कोलिजन्स कहते हैं। कोलिजन, सिंपल कोलिजन। ये एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल के पास दूसरा पार्टिकल आया, तो इस पार्टिकल की या तो वेलोसिटी चेंज हुई या तो डायरेक्शन चेंज हुई या तो उसकी इंटरनल एनर्जीज चेंज हुई। इसे हम कोलिशंस कहेंगे। कोलिशंस प्ले द मेन रोल इन काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। हियर द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और द स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड थ्रू कोलिशंस ओनली। अब ऑर्डिनरी गैसेस में जिस पे हम काइनेटिक थियरी ऑफ गैस यूज़ करते हैं, उन थियरीज, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस जब आपने स्टडी किया होगा तब आपने देखा होगा कि कोलिशन प्ले अ मेजर रोल। क्यों? क्योंकि कोलिशंस के थ्रू ही हमें थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मिलता था ऑर्डिनरी गैस में। तो कोलिशंस प्लेड द मेन रोल, बट in a plasma, on other hand, collision is secondary and is considered to be only a small perturbation. प्लाज्मा में collision main role play नहीं करते। There the collision is considered secondary. Collisions among the molecules of gas are like collision between two billiard balls and therefore mostly binary, ternary collisions, and also those among more than 3 particles are extremely rare. अब जो ऑर्डिनरी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ना, उनके कोलिजन्स को हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं? जैसे दो बॉल्स कोलाइड कर रहे हो, दो बॉल्स अपने पाथ में जा रहे हो और एक दूसरे के साथ कोलाइड करें, उसी तरह से हम अपने ऑर्डिनरी गैस मॉलिक्यूल्स को के कोलिजन को इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन प्लाज्मा पार्टिकल के कोलिजन्स को हम इस तरह से इतने सिंपली इमेजिन नहीं कर सकते। इन कॉन्ट्रास्ट, कोलिजन बिटवीन प्लाज्मा आर ऑफ एन एंटायरली डिफरेंट कैरेक्टर। हियर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट विथ मेनी ऑफ इट्स नेबर नियर एंड फार, बिकॉज कूलम फील्ड इज़ अ लॉन्ग रेंज फील्ड। अब हमने जैसे नॉर्मल गैस के लिए एज्यूम किया कि देयर आर टू बिलियर्ड बॉल्स जो एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, दो बॉल्स को आप कोलाइड करते हुए इमेजिन करो। तो वैसा ही कुछ आपके गैस मॉलिक्यूल्स में, ऑर्डिनरी गैस मॉलिक्यूल्स में होता है। लेकिन प्लाज्मा के केस में, प्लाज्मा पार्टिकल के केस में इतना सिंपल इमेजिन आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा में क्या होता है कि एक सिंगल पार्टिकल, फॉर एग्जांपल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ भी इंटरेक्ट करेगा और अपने दूर, अपने से काफ़ी दूर किसी और नेबर के साथ भी इंटरेक्ट कर पाएगा। अपने से इमीडिएट जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करेगा। और क्या करेगा कि अपने से लॉन्ग डिस्टेंस पे जो नेबर है, दूर अपने से लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है, उनके साथ भी इंटरेक्ट कर पाएगा। मतलब
इमीडिएटली जो अपने नेबर हैं वो, और बहुत दूर पार्टिकल, कोई बहुत दूर पार्टिकल है उनके साथ भी। क्यों? क्योंकि आपका प्लाज्मा पार्टिकल्स के बीच कूलम फोर्स होता है, और कूलम फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, मतलब दूर के पार्टिकल के साथ भी इंटरेक्शन हो जाएगा। The force F acting between two neutral particles at a distance r varies as probably r raised to -6 और r raised to -7। अब हमारा जो टू न्यूट्रल पार्टिकल है उनके बीच, ऑर्डिनरी गैस में जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच कौन सा फोर्स लगता है? वैन डर वाल्स फोर्स। और वैन डर वाल्स फोर्स can be taken as r raised to -6 और r raised to -7, and it is a short range force। आपको पता है वैन डर वाल्स फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है। For two charged particles, however, कूलम फोर्स कैसा होता है? k3/r², मतलब 1/r², इस तरह से। सो F इज प्रोपोर्शनल टू r-2 फॉर अ चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल में शॉर्ट रेंज वैन डर वाल्स फोर्स लगते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल में वैन डर वाल्स फोर्स लगता है जो शॉर्ट रेंज फोर्स है। अब शॉर्ट रेंज फोर्स है तो क्या? द मॉलिक्यूल्स देन कैन बी रिगार्डेड एज फ्री एंड कोलिशंस कैन ऑकर ड्यू टू थर्मल मोशंस आर रैंडम, सडन एंड स्ट्रॉन्ग। तो जो कोलिशंस होते हैं ना वैन डर वाल्स फोर्स के कारण, वो रैंडम होते हैं, रैंडमली किसी भी तरह से हो सकते हैं, सडन होते हैं, एंड कोलिशंस स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। दिस टाइप ऑफ कोलिशन इज कॉल्ड हार्ड कोलिशन, और इससे रैंडम, सडन और स्ट्रॉन्ग कोलिशन को हम हार्ड कोलिशन कहते हैं, जो किसमें होता है? न्यूट्रल पार्टिकल्स में। लाइकवाइज अब प्लाज्मा में देखते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, इस तरह से। अब चार्ज पार्टिकल के बीच कौन सा फोर्स लगता है? कूलम फोर्स। अब कूलम फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। सो दैट इट्स वेरिएशन विथ डिस्टेंस इज मच स्लोअर, सो दैट फोर्स इज ऑफ लॉन्ग रेंज। कूलम फोर्स लॉन्ग रेंज है। The suddenness of impact in the case of a neutral particle results in straight and zigzag path. Such motion is termed as Brownian motion. अब जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि न्यूट्रल पार्टिकल्स जो है वो रैंडम है, न्यूट्रल पार्टिकल्स में जो कोलिशन हो रहा है वो रैंडम है, और सडन भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। तो इस सडननेस के कारण न्यूट्रल पार्टिकल रिजल्ट्स इन स्ट्रेट एंड जिगजैग मोशन। न्यूट्रल पार्टिकल्स का मोशन कैसा होता है? स्ट्रेट और जिगजैग, कुछ इस तरह से। कोई पार्टिकल फॉर एग्जांपल इधर है, वो इधर पहुंचा, फिर यहाँ पे कोलाइड किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे कोलाइड किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे कोलाइड किया, ऐसे आया, यहाँ पे कोलाइड किया, वैसे गया। तो रैंडमली वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इससे हम ब्राउनियन मोशन कहेंगे, ब्राउनियन मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। The nature of path of electron or ion is in a plasma is of an entirely different character. ये तो ब्राउनियन मोशन तो हमारे न्यूट्रल पार्टिकल्स की बात हो गई। अब प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन या आयन, प्लाज्मा में चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन या आयन, इनका पाथ बिल्कुल अलग होता है, ऐसा ब्राउनियन मोशन नहीं होता। Here, due to long-range Coulomb force, each charged particle can continuously and simultaneously interact with its innumerable neighbors. As a result, the path of charged particle cannot be divided into straight lines, as were obtained in a gas molecules. अब गैस मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा था कि एक
पार्टिकल जो है वो वैन डर वाल्स फोर्स के कारण, वैन डर वाल्स जो शॉर्ट रेंज फोर्स था उसके कारण अपने सिर्फ इमीडिएट नेबर के साथ, सिर्फ इमीडिएट अपने पास वाले सिर्फ नेबर के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा था। लेकिन प्लाज्मा में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हैं जो जिन पे कूलम फोर्स लग रहा है। कूलम फोर्स कैसा है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसके कारण अपने प्लाज्मा में जो एक पार्टिकल होता है ना, वो सिर्फ अपने नेबर्स के साथ नहीं, अपने से दूर, अपने से डिस्टेंट किसी और पार्टिकल के साथ भी इंटरेक्ट कर पाएगा। मतलब कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो ईच चार्ज पार्टिकल, हमारा हर एक चार्ज पार्टिकल इन्यूमरेबल नेबर्स, मतलब काफ़ी सारे अलग अलग पार्टिकल्स के साथ एक ही साथ साइमल्टेनियसली इंटरैक्ट करेगा। हेंस द चार्ज पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रेट लाइंस। तो जैसे हमने न्यूट्रल पार्टिकल्स में ये स्ट्रेट लाइन में पाथ को डिवाइड किया था, वैसे हम चार्ज पार्टिकल में नहीं कर सकते। The picture is all more complicated when we consider the space and time variation of the internal fields in plasma. तो अब वैसे ही हमने देखा कि एक पार्टिकल जो है वो एक से ज़्यादा काफ़ी सारे दूसरे पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो प्रॉब्लम आपकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई प्लाज्मा में। इस प्रॉब्लम को और भी, ये प्रॉब्लम और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी जब हम कंसिडर करेंगे कि प्लाज्मा की जो अपनी इंटरनल फील्ड होती है ना, वो भी स्पेस और टाइम के साथ वेरी करती है। Thus, each particle of plasma is always in electric field produced by the rest of ions. मतलब कि प्लाज्मा मेरे पास n नंबर ऑफ आयन्स हैं, तो मतलब बहुत सारे आयन्स हैं। तो कोई भी एक पार्टिकल है ना, हमेशा दूसरे पार्टिकल से बनी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहता है। मतलब मेरे पास अगर 10 पार्टिकल्स हैं प्लाज्मा में, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इतने कम नहीं होते, तो एक पार्टिकल हमेशा दूसरे 9 पार्टिकल्स से बनी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। कोई भी एक पार्टिकल अपने अलावा जो 9 पार्टिकल्स हैं उनसे बनी हुई, उनके कारण जो कंस्टिट्यूट होती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। Now this electric field again is not static. Its magnitude and direction are incessantly changing. अभी ये फील्ड जो बनती है ड्यू टू अदर पार्टिकल्स, वो भी स्टैटिक नहीं होती। दे आर, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर चेंजिंग। सो हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। Figure 1.3 shows a typical spatial variation of this internal electric field in the plasma in a given direction, say x at a given time. Figure 1.3 क्या दिखाता है? Spatial variation of internal electric field within a given plasma. तो अब जैसे कि मैंने कहा कि प्लाज्मा में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली विथ टाइम एंड स्पेस वेरी करती है। तो ये फिगर क्या दिखा रहा है आपको? विथ स्पेस आपकी इंटरनल फील्ड किस तरह से वेरी कर रही है। Thus, the internal microfield inside the plasma, however small, constantly changes, and the magnitude and direction of velocity of charged particle also changes. तो अब ये जो इंटरनल फील्ड है प्लाज्मा की, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। आपने फिगर में देखा ऐसे कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो अगर फील्ड चेंज होगी प्लाज्मा की तो वेलोसिटी भी चेंज होगी कंटिन्यूसली। वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होगा कंटिन्यूसली, क्योंकि हमारी इंटरनल फील्ड चेंज हो रही है।
The intensity of microfields being small on the average and of long range, the change in the direction of motion of charged particles occur continuously and not abruptly. तो इसके कारण कंटिन्यूसली हमारी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है. क्यों? क्योंकि हमारी इंटरनल एनर्जीज प्लाज्मा में देखो प्लाज्मा में इंटरनल एनर्जीज कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी कंटिन्यूसली चेंज होगी, विच मीन्स दैट हमारे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, अब्रप्टली नहीं. जैसे ब्राउनियन मोशन में क्या हो रहा था कि ये यहाँ से स्ट्रेट पाथ पे गया और एब्रप्टली अचानक से आपकी वेलोसिटी चेंज हुई और यहाँ पे आ गया पार्टिकल, फिर अचानक से उसकी वेलोसिटी चेंज हुई और यहाँ पे आ गया पार्टिकल, अचानक से एब्रप्टली मतलब अचानक से वेलोसिटी चेंज हुई यहाँ पे और यहाँ पे आ गया पार्टिकल. पर ऐसा प्लाज्मा में नहीं होता, वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, नॉट एब्रप्टली. कुछ ऐसा पाथ होगा, पाथ ऑफ मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल. देखो वो एब्रप्टली चेंज नहीं करी, कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी हर पॉइंट पे चेंज करती जा रही है, कुछ ऐसा. Hence, in this case, collisions are not sudden or strong and are therefore called soft collisions. तो जैसे हमने ब्राउनियन मोशन न्यूट्रल पार्टिकल के केस में देखा था कि कोलिजन सडन और स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस केस में कोलिजन ना तो सडन है ना ही स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई उनको हम सॉफ्ट कोलिजन्स कहेंगे. The path of charged particle in the plasma in absence of external fields would then probably resemble that shown in figure 1.4. तो अब हमने फिगर 1.4 में देखा कि ये प्लाज्मा में पाथ ऑफ पार्टिकल कैसा होता है, वो हमने देखा अभी. The path of particle changes its direction slowly and continuously due to repeated small deflections. ये आपका प्लाज्मा में पाथ ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल प्लाज्मा में किस तरह से मूव करता है वो ये दिखाएगा पाथ. The role of Coulomb force is dominant in plasma. It is therefore justified to call it as Coulomb gas. अब प्लाज्मा के अंदर कूलम फोर्स सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है, दैट्स वाई प्लाज्मा को हम कूलम गैस भी कह सकते हैं. नाउ लिमिट ऑफ कूलम फोर्स इज नॉट इनफाइनाइट. कूलम फोर्स की लिमिट इन्फिनिटी नहीं है, इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स, नो डाउट इट्स अ वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स, पर इनफाइनाइट रेंज नहीं है, विच मीन्स उसकी लिमिट इन्फिनिटी तक नहीं जा पाएगी कूलम फोर्स की. क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन फिनोमिना occurring in the plasma produce a shield which limits Coulomb force up to a certain length known as d by length. तो अब प्लाज्मा के अंदर पोलराइजेशन फिनोमिना होता है, पोलराइजेशन अकर होता है, यू नो व्हाट पोलराइजेशन इज. तो उस पोलराइजेशन के कारण ना एक शील्ड बन जाता है और वो शील्ड क्या करता है कि कूलम फोर्स को एक सर्टन लेंथ में लिमिट करता है, मतलब वो सर्टन जो लेंथ है डी बाई लेंथ उसके आगे आपका कूलम फोर्स एक्ट नहीं कर पाएगा. नाउ दिस डी बाई लेंथ इज फाइनाइट, इट इज स्मॉलर देन द डायमेंशन एल ऑफ द प्लाज्मा, which means lambda d is smaller than the dimension L of the plasma but greater than the interparticle distance, मतलब ये interparticle distance से ज़्यादा है. तो इन दोनों क्राइटेरिया को हमने साथ में लिखा तो एक बना L वेरी मच ग्रेटर देन लैम्डा डी वेरी मच ग्रेटर देन NE raised to -1/3. NE क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी. सो ये आपके दो क्राइटेरिया हो गए.
Yet another criterion for ionized gas to be called plasma is that collisions, being of secondary importance, nu is less than omega p, where omega is the collision frequency and nu is the collision frequency and omega p is the प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी. दूसरा क्राइटेरिया क्या है, तीसरा क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया तो हो गए, एक ये क्राइटेरिया, दूसरा ये क्राइटेरिया. तीसरा क्राइटेरिया है ये कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है न्यू वो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी से कम होनी चाहिए. नाउ वी कैन डिफाइन प्लाज्मा इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज. अब हम प्लाज्मा की डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. नंबर 1, that it is a fluid containing sufficiently numerous free charge particles causing dynamical character to be dominated by electromagnetic field. उसकी एक डेफिनेशन ये हो सकती है कि काफ़ी सारे फ्री चार्ज पार्टिकल्स हैं. दूसरी, it's a quasi neutral gas of charge and neutral particles. तीसरा, it is a fully ionized gas of low density. It can be called a Coulomb gas. It can be called a fourth state of matter resembling gaseous state at high temperature. तो उसे हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कह सकते हैं प्लाज्मा को. और वो किसके जैसा होता है, किसको रिजेंबल करता है, गैसियस स्टेट एट हाई टेम्परेचर. And it is a system of charge and neutral particle containing satisfying certain criteria given by these two. मतलब ये इन दोनों क्राइटेरिया को अगर जो कोई सेटिस्फाई करे, सिस्टम, एक सिस्टम ऑफ चार्ज एंड न्यूट्रल पार्टिकल है जो इन दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे, तो वो भी प्लाज्मा है. 1.3.1 What are elastic collisions? A collision in which total kinetic energy of interacting particle remains unaltered is called elastic collision. ऐसा collision जिसमें total kinetic energy पार्टिकल की, दोनों पार्टिकल्स की सेम रहती है, वो उन्हें हम इलास्टिक कोलिजन्स कहते हैं. Therefore, in this type of collision, the internal energies of particles also remain the same. अब टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी भी सेम रहेगी. Now, elastic collision may occur between two electron, two ions, an ion and an electron and a molecule, or between two neutral molecules. अब प्लाज्मा में इलास्टिक कोलिजन दो इलेक्ट्रॉन के बीच हो सकते हैं, दो आयन के बीच हो सकते हैं, दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच हो सकते हैं, आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल पार्टिकल के बीच में हो सकते हैं, और आयन और न्यूट्रल पार्टिकल के बीच हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं. 1.3.2 इलास्टिक कोलिजन इज वन inelastic collision. अब हम देखेंगे inelastic collision is the one in which both internal and kinetic energies of interacting particles change. अब inelastic collision ऐसे collisions होते हैं जिसमें kinetic energy और internal energies दोनों change हो रही है. Almost all types of particles can participate in this type of collisions. प्लाज्मा में जो सारे पार्टिकल्स हैं वो सब इनएलास्टिक कोलिजन में पार्ट ले सकते हैं. इनएलास्टिक कोलिजन में बी ऑफ द काइंड्स, मे बी ऑफ मैनी काइंड्स. इनएलास्टिक कोलिजन बहुत सारे प्रकार के होते हैं. फॉर एग्जांपल एक्साइटेशन, देन आयोनाइजेशन, रिकॉम्बिनेशन, चार्ज ट्रांसफर, अटैचमेंट, डिसोसिएशन, ये आपके टाइप्स हैं. The symbolic equation for each process are given below. तो excitation, ionization, recombination, charge transfer, attachment, dissociation, de-excitation, सबके लिए इक्वेशन आपको नीचे दिए हैं. On the left side of the equation is the target particle followed by test particle on the right side, the resulting particle. ये symbol जो है, this symbol shows that represents the excited state. Then this plus represents the positive particles, minus represents negative particles.
प्लस प्लस रेप्रेजेंट्स डबली पॉजिटिव पार्टिकल्स। एक एग्जाम्पल, और अगर कोई सब सुपरस्क्रिप्ट नहीं है इसका मतलब न्यूट्रल पार्टिकल है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक्साइटेशन बाय फोटॉन्स, ए प्लस एच न्यू गिव्स यू ए स्टार, विच मीन्स अगर आप एक फोटोन को किसी एटम ए के ऊपर इंसिडेंट करो तो क्या होता है, फोटोन आया, एक एटम ए पे इंसिडेंट हुआ तो ये एटम कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और आपका स्टेट कैसा हो जाएगा, आपका एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और इसे हम ए स्टार कहेंगे। अगर ए स्टार है मतलब ए एक्साइटेड स्टेट में है। उसी तरह एक्साइटेशन कैन बी ड्यू टू फोटॉन्स, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, आयन्स, एटम्स, एक्साइटेड एटम्स। उसी तरह से आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन मतलब क्या कि मेरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से, मेरे मॉलिक्यूल्स में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूँ तो मेरा न्यूट्रल पार्टिकल कैसा हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया उसमें से, तो मेरा पार्टिकल पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो इसी प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आयोनाइजेशन बाय लेट्स से फोटॉन्स, आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स, आयन्स, एटम्स बाय एक्साइटेड एटम्स काफ़ी टाइप से होता है। मैं फोटोन का एग्जांपल बताती हूँ। कोई मेरा एटम है ए, उसके अगर उसके ऊपर फोटोन इंसिडेंट हुआ तो आयोनाइजेशन में क्या होगा कि इस फोटोन के कारण आपका ए में से एक इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, वो बाहर निकल जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो आपका एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये जो प्लस ऊपर रखा है इसका मतलब आपका एटम पॉजिटिवली चार्ज है। उसी तरह से आप रिकॉम्बिनेशन भी सोच सकते हो। रिकॉम्बिनेशन मतलब कि एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन दोनों मिलके एक न्यूट्रल आयन बनाए, तो इसे हम रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो देखो, एक मैंने यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का कोई एक मैं एग्जांपल देती हूँ। एक पॉजिटिव आयन है ए प्लस और एक नेगेटिव आयन है बी माइनस, वो साथ मिलके क्या बनाएंगे, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल ए बी, और कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे इन फॉर्म ऑफ फोटॉन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बी के साथ सुपरस्क्रिप्ट में माइनस रखा है, विच मीन्स इट्स अ नेगेटिव आयन। उसी तरह से चार्ज ट्रांसफ़र भी हो सकता है। चार्ज ट्रांसफ़र मतलब एक पार्टिकल फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज वाला हो और दूसरा न्यूट्रल हो, तो वो कोलाइड करके क्या होगा कि जो पार्टिकल, ये पार्टिकल पॉजिटिव है और ये न्यूट्रल है, तो कोलिशन के बाद क्या होगा, कोलिशन के बाद मेरा ए पार्टिकल न्यूट्रल रह जाएगा और बी पार्टिकल पे चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो चार्ज चला जाएगा तो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ। दिस इज कॉल्ड चार्ज ट्रांसफ़र। ए प्लस, एक एग्जांपल यहाँ पे, ए प्लस 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 बी गिव्स यू ए प्लस बी प्लस प्लस। ए प्लस प्लस मतलब डबली पॉजिटिव एटम ऑफ ए। आप ए कोई एटम ए लो और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, तो आपका आयन जो बनेगा वो डबली आयोनाइज्ड होगा। उस डबली आयोनाइज्ड एटम को आप न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करवाओ, तो आपका क्या होगा कि आपका जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो डबली आयोनाइज्ड हो जाएगा और ए न्यूट्रल रह जाएगा। उसी तरह से कुछ अटैचमेंट और डिसोसिएशन रिएक्शंस है। अटैचमेंट मतलब नाम से ही पता चलता है कोई चीज़ कहीं अटैच हो जाना। तो फॉर एग्जांपल एक अटैचमेंट रिएक्शन में लेती हूँ कि एक एटम है ए, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन आके अटैच हो गया, तो इलेक्ट्रॉन आके ए के साथ अटैच हुआ तो वो
ए का क्या होगा, ए नेगेटिव हो जाएगा, एक के साथ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अटैच हो, मतलब नेगेटिव आयन ऑफ ए हो जाएगा, और क्या मिलेगा, एक हमें फोटॉन रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी इन टर्म ऑफ फोटॉन्स। इस तरह से और भी कुछ अटैचमेंट रिएक्शंस हैं, 3 और अटैचमेंट रिएक्शंस हैं। डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल जो है वो उसका डिसोसिएशन होना, एक मॉलिक्यूल जो है उसका 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट होना, इसे हम डिसोसिएशन कहेंगे। तो देखो यहाँ पे ए बी करके एक मॉलिक्यूल है, उस पर फोटोन पड़ा, तो उसके कारण ये जो ए बी मॉलिक्यूल है वो 2 अलग अलग एटम, मतलब कि ए और बी 2 अलग अलग एटम में डिसोसिएट हो गया। 1.4 surface phenomena. When the laboratory plasma comes in contact with the wall of container, some of the principal processes that occur in the following are. अब हमने लेबोरेटरी में किसी कंटेनर में फॉर एग्जांपल प्लाज्मा रखा है, तो प्लाज्मा कंटेनर की वॉल के साथ जब कोलाइड करेगा कोई कंटेनर, अब ऐसा सिर्फ इमेजिन करो कि किसी कंटेनर में हमने, ऐसा कोई कंटेनर है उसमें हमने प्लाज्मा रखा है, तो प्लाज्मा इज़ नथिंग बट चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हैं। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर की ये जो वॉल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, और किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, थ्रू सम ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल प्रोसेसेस। एक होगा, फर्स्ट प्रोसेस वुड बी थर्मियोनिक एमिशन, फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, electron emission by ions, excited atoms, metastable atoms as well as neutral atoms, and fourth secondary electron emission by electrons, ions और excited atoms। ये 4 तरह से, ये अलग अलग 4 तरह से हमारा प्लाज्मा के चार्ज पार्टिकल्स वॉल के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। 1.5 As in the kinetic theory of gases, various types of plasma among the particle in different regions of non-uniform plasma may occur due to collision. These are known as transport or transfer phenomena. अब kinetic theory of gas में जो ordinary gases हैं उनमें जो है देर आर वेरियस ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफ़र फिनोमिना। आपने ये सेकेंड सेमेस्टर में कुछ ट्रांसपोर्ट फिनोमिना स्टडी किए हैं। फॉर एग्जांपल आपका कंडक्टिविटी हुआ, विस्कोसिटी हुआ, फिर ये आपके ट्रांसफ़र फिनोमिना है। कंडक्टिविटी के केस में क्या हो रहा था कि कंडक्टिविटी कैसे हो रही थी कि आपके 2 लेयर्स थे, उन दोनों के बीच में टेम्परेचर ग्रेडियंट था, मतलब एक लेयर में टेम्परेचर ज़्यादा था और एक लेयर में टेम्परेचर कम था। तो क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जा रहे थे, विच मीन्स कि कंडक्शन हो रहा था। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण हमें क्या मिल रहा था, कंडक्टिविटी। उसी तरह से विस्कोसिटी भी ट्रांसफ़र फिनोमिना था, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना था। वैसे ही प्लाज्मा में भी इवन डिफ्यूजन भी एक ट्रांसपोर्ट फिनोमिना था। तो अभी तक हमने नॉर्मल गैसेस में 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट फिनोमिना पढ़े हैं, एक तो डिफ्यूजन, एक तो विस्कोसिटी और तीसरा कंडक्टिविटी। वो हमने ऑर्डिनरी गैसेस के लिए पढ़े हैं। नाउ प्लाज्मा में भी, नॉन यूनिफॉर्म प्लाज्मा में भी इसी तरह से ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट फिनोमिना होंगे। For example, concentration gradient between adjacent layer gives rise to phenomena of diffusion, where transfer of particle number density occurs. Concentration gradient मतलब क्या? Gradient मतलब something is changing,
तो हम ग्रेडियंट बोलेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन इज चेंजिंग। अगर ये एक लेयर है और ये दूसरा लेयर है, ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर वाले लेयर की कॉन्सेंट्रेशन और नीचे वाले लेयर की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है N2 और N1 के बीच। फर्ज करो कि N1 की कॉन्सेंट्रेशन N2 की कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा है, तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए क्या करेगा कि जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल है, वहाँ से आपके पार्टिकल ट्रांसफ़र होंगे उस लेयर में जिसमें कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ताकि इक्विलिब्रियम हो जाए। तो इस केस में क्या हुआ, पार्टिकल्स ट्रांसफ़र हुए, ट्रांसफ़र ऑफ पार्टिकल्स टेक प्लेस। और इस ट्रांसफ़र ऑफ पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। उसी तरह से वेलोसिटी एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन एडजेसेंट लेयर गिव्स राइज टू फेनोमेना ऑफ विस्कोसिटी एंड कंडक्टिविटी वेयर ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम एंड थर्मल एनर्जी अकर। उसी तरह से अगर आपको आपके दो लेयर्स हैं, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है। इसमें वेलोसिटी, इसमें पार्टिकल्स की वेलोसिटी ज़्यादा है और इसमें पार्टिकल्स की वेलोसिटी कम है। तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये वाले एटम्स जो हैं वो ऊपर वाले लेयर के एटम्स के साथ को अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देंगे। P = mv, तो मोमेंटम ट्रांसफ़र करो तो आपकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जब हमारे सिस्टम में, मतलब वेलोसिटी डिफरेंस हो, तब मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा। और मोमेंटम ट्रांसफ़र को हम क्या, मोमेंटम ट्रांसफ़र जब होगा उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, इट्स कॉल्ड विस्कोसिटी। ये हमने सेकेंड सेमेस्टर में की फर्स्ट यूनिट में किया है। विस्कोसिटी ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम के कारण होती है। उसी तरह से टेम्परेचर ग्रेडियंट जब हो तब हमें कंडक्टिविटी मिलती है। अभी मैंने समझाया था कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कंडक्टिविटी कैसे होती है। और कंडक्टिविटी किसके कारण होती है, ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी के कारण। तो अभी हमने हमारे 3 ट्रांसफ़र फिनोमिना हुए। फर्स्ट डिफ्यूजन, डिफ्यूजन कब होता है, जब हमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मिले तब, और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो तब पार्टिकल नंबर डेंसिटी, पार्टिकल्स ट्रांसफ़र होते हैं, पार्टिकल ट्रांसफ़र होते हैं एक लेयर से दूसरे लेयर में, जिसे हम डिफ्यूजन कहेंगे। जब हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट हो तब क्या होगा, एक लेयर से दूसरे लेयर ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम होगा। ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम गिव्स राइज टू फिनोमिना ऑफ विस्कोसिटी। और जब टेम्परेचर ग्रेडियंट हो तब ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी अकर्स। एक लेयर से दूसरे लेयर थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और इस फिनोमिना को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। In the case of transfer of energy between particles, an important point should be mentioned. One of the two particles taking part in the collision, if one is light and fast and the other is heavy and slow, the transfer of energy between them is insignificant. It is like an attempt to accelerate a slow moving football by hitting with it with a fast moving ping pong ball. अब आप इमेजिन करो कि दो पार्टिकल हैं जिनके बीच कोलिशन हो रहा है। एक पार्टिकल हेवी है और स्लो भी है, और दूसरा पार्टिकल काफ़ी लाइट है लेकिन फास्ट है। तो अब ये जो लाइट और फास्ट पार्टिकल है वो हेवी और स्लो पार्टिकल के साथ जब कोलाइड करेगा तब ज़्यादा ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी नहीं होगी। अब आप इसको इस तरह से इमेजिन करो कि एक काफ़ी स्लो मूविंग बड़ा सा फुटबॉल है और उसके ऊपर आप
छोटा सा टेबल टेनिस बॉल हिट करो, टेबल टेनिस बॉल में को आप काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूव करता हुआ टेबल टेनिस बॉल जो है वो हिट करो आप स्लो मूविंग फुटबॉल पे, तो फुटबॉल की मोशन में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। विच मीन्स कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बिटवीन देम इज़ इनसिग्निफिकेंट, ज़्यादा सिग्निफिकेंटली एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हुई। विच मीन्स अगर दो मास के बीच काफ़ी ज़्यादा फर्क है, एक मास एक काफ़ी हैवी है और एक काफ़ी लाइट पार्टिकल है, जब मतलब m वेरी ग्रेटर देन m, दो पार्टिकल के मास में काफ़ी फ़र्क है, तो क्या होगा कि आपकी एनर्जी सिग्निफिकेंटली ट्रांसफ़र नहीं होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड इफ बोथ द पार्टिकल्स हैव सिमिलर मास, मतलब पार्टिकल्स के मास, अगर दोनों पार्टिकल के मास, एक ऐसा नहीं है कि एक बहुत हैवी और एक बहुत लाइट, ऐसा है कि दोनों पार्टिकल्स के मास इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, लगभग सिमिलर है, तो आपका फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र कैसा हो जाएगा? ये एप्सिलॉन गिव्स यू द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, दैट इज़ 2m कैपिटल M डिवाइडेड बाय m प्लस m स्क्वायर। तो अगर इस केस में अगर m और m सेम है तो एप्सिलॉन कैसा हो जाएगा? हाफ, दैट इज़ 50%। मतलब अगर दोनों पार्टिकल्स का मास सिमिलर है तो 50% एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। That is why in an ion atom or atom collision, the average kinetic energy of participants are almost the same. Which means कि आयन दो आयन के बीच का कोलिजन या दो एटम के बीच का कोलिजन, उसमें आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र उस केस में होती है 50-50। The transfer of energy by collision brings thermodynamic equilibrium. Since in the plasma particles of unequal masses coexist, and since transfer of energy between them, between unequal masses, is much more effective than between unequal ones, the average energy and hence the temperature of different species would be difficult even in thermodynamic equilibrium. तो अब क्या होता है, हमारे पास काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, काफ़ी सारे आयन्स भी हैं काफ़ी सारे, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हैं काफ़ी सारे। तो अब क्या होगा कि आयन्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स सब अलग अलग अनइक्वल मास के हैं, सारे सबके मास अलग अलग हैं। और अभी हमने देखा कि जो दो अनइक्वल मास हैं उनके बीच खास एनर्जी ट्रांसफ़र हो नहीं रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन का आयन के साथ कोलिजन हो तो खास एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रल एटम्स के साथ हो तो भी खास एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगा, आयन्स का न्यूट्रल एटम के साथ हो तो भी खास कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगा। पर अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करे तो आपका एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, आयन दूसरे आयन के साथ कोलाइड करे तो आपका एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, न्यूट्रल पार्टिकल दूसरे न्यूट्रल पार्टिकल के साथ कोलाइड करे तो आपका कोलिजन होगा। विच मीन्स कि सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे पहुंच जाएंगे, प्लाज्मा के सारे आयन्स भी एक दूसरे के साथ कोलिजन करके किसी एक काइनेटिक एनर्जी पे पहुंच जाएंगे, और सारे न्यूट्रल एटम्स भी एक दूसरे के साथ कोलाइड करके किसी एक काइनेटिक एनर्जी पे पहुंच जाएंगे। विच मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन्स का टेम्परेचर कुछ और होगा, सारे आयन्स का टेम्परेचर कुछ और होगा, और सारे न्यूट्रल पार्टिकल्स का टेम्परेचर कुछ और होगा। हमने ये जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने देखा था कि न्यूट्रल पार्टिकल्स कि सारे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स का टेम्परेचर अलग होता है, आयन्स का टेम्परेचर अलग होता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स का टेम्परेचर अलग होता है। ये हमने
ट्रांसपोर्ट फिनोमिना वाले टॉपिक में प्रूव कर दिया कि टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टेम्परेचर ऑफ आयंस और टेम्परेचर ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स डिफरेंट होते हैं। अब टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं TE के साथ डिनोट करूंगी एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ आयंस और neutral atoms in plasma as the energy of electron is little reduced due to collisions. The temperature of electron is much greater than the temperature of ion in the plasma. Now you know that kT is equal to 1 electron volt. अब हम क्या करेंगे, we'll give temperature in units of energy. अब ये जो temperatures हैं प्लाज्मा के केस में, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हमने कैसे डिनोट किए, वी वांट टू डिनोट दिस टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हम इस तरह से करते हैं कि KT इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। अब K की वैल्यू क्या है, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दैट इज 1.38 इंटू 10⁻23। अब K को आप डिनोमिनेटर में इधर ले आओ तो आपका T क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 1.38 इंटू 10⁻23 दैट इज 11,600 केल्विन। तो आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 11,600 केल्विन लिख सकते हो। 1.6 डिफ्यूजन एंड मोबिलिटी दैट इज पोलर डिफ्यूजन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब LQ3 देन SQ1 SQ7 SQ6 और SQ3 होमवर्क में लीजिए।